Hello everyone, welcome to IAS Origin. This is Anubhav Dipani, faculty at IAS Origin. आप हर एक वो पैसा जो गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देते हैं, गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन आपके उस एक एक पैसे को कहां पर खर्च कर रही है, कितना खर्च कर रही है, कैसे खर्च कर रही है और क्यों खर्च कर रही है, और वो खर्च सही जगह हो रहा है या फिर करप्शन में जा रहा है, इस बात को जानने का अधिकार आपको है या नहीं? बिल्कुल है। और इसे हम लोग कहते हैं सूचना का अधिकार, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन। हमारी जनरेशन अन्ना हजारे को 2013 के वक्त से ही जानती है, जब एक पॉलिटिकल पार्टी भी उनके साथ बैठी थी स्टेज पर और लोकपाल और लोकायुक्त को इंप्लीमेंट करने के लिए मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन या इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया गया था और लोकपाल और लोकायुक्त पार्लियामेंट में पास हुआ था। लेकिन इस 2013 के मूवमेंट से करीबन 8 साल पहले अन्ना हजारे एक और बार गवर्नमेंट के खिलाफ मूवमेंट पर बैठे थे, आमरण अनशन पर बैठे थे, और वो था राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए। और अन्ना हजारे की इसी मूवमेंट की वजह से पार्लियामेंट ने और 2005 में गवर्नमेंट ने राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को इंप्लीमेंट किया था। और सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्डिक्ट को पूरी तरीके से सपोर्ट किया था कि राइट टू इंफॉर्मेशन हमारा एक फंडामेंटल राइट भी है जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के अंडर आता है। लेकिन ये राइट टू इंफॉर्मेशन है क्या? मान लीजिए आपके घर के सामने कोई सड़क बन रही है और वो सड़क पिछले 2 साल से ही बनी जा रही है लेकिन कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो आपको यह जानने का अधिकार होना चाहिए और आपको यह जानने का अधिकार है कि इस सड़क को बनाने का ठेका किसे दिया गया है, कितने पैसे लगाए गए हैं, और इसमें करप्शन का तो कोई स्कोप नहीं है। तो अगर आप ये सूचना जानना चाहते हैं या ये जानकारी चाहते हैं जो डायरेक्टली आपसे रिलेटेड है, तो आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत एक सिंपल सी एप्लीकेशन लिखेंगे और उस एप्लीकेशन का जवाब आपको 60 दिनों के अंदर अंदर यानी 2 महीनों के अंदर अंदर मिल जाएगा। और इसे ही हम लोग कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन या सूचना का अधिकार। इस अधिकार को थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। आरटीआई या राइट टू इंफॉर्मेशन जब हमारे पास आ जाता है तो सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन जो काम करती है उसमें हमें ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है, यानी हमें पता चल जाता है कि कहीं यहां पर करप्शन तो नहीं हो रहा है। एक बार जब ट्रांसपेरेंसी आ जाती है तो सरकार के काम में हमें अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी देखने को मिलती है। सो आईएएस ओरिजिन इज कमिंग अप विद द न्यू यूपीएससी जीएस बैच, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, आपको बहुत सारा एक्सेस में मिलेगा, हार्ड कॉपी मटेरियल जो आपके घर तक आपको पहुंचाया जाएगा, डाउट रिजोल्यूशन क्लासेस और टॉपर सेशंस और आंसर राइटिंग जैसे बहुत सारे फीचर्स हैं। सभी फीचर्स को डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसे क्लिक करिए और आईएएस ओरिजिन के ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट करिए। और जब सरकार को यह बात पता है कि सब कुछ साफ साफ जनता को दिख रहा है आरटीआई के अंडर, तो करप्शन जो है उसमें काफी हद तक कमी आती है। जब करप्शन में कमी आएगी तो सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर या दूसरे अलग अलग तरीके के काम करेगी उसमें हमें क्वालिटी बढ़ती हुई दिखेगी। और एक बार जब क्वालिटी बढ़ती हुई दिखती है तो हमें सोशल कैपिटल इस देश का बढ़ता हुआ दिखता है। और जब सोशल कैपिटल बढ़ता है यानी कि लोगों को अवेयरनेस आ जाती है, तो जब लोगों को अवेयरनेस आ जाती है तो ट्रांसपेरेंसी फिर से आ जाती है और फिर से अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। ये साइकिल चलता ही रहता है और ये साइकिल का फाइनल स्टेज ही है राइट टू इंफॉर्मेशन। लेकिन इसमें एक छोटा सा डाउट है, जैसे कि मान लीजिए मेरे घर के सामने तालाब बन रहा है और वो तालाब जो है 2 साल से बना ही जा रहा है, जबकि उस प्रोजेक्ट में ये कहा गया था कि ये 3 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। अब शायद 3 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा इसलिए कहा गया था कि शायद 8 या 10 लाख में बन जाएगा, लेकिन 2 साल से वो तैयार ही नहीं हो पा रहा है। तो मुझे ये शक है कि एक छोटा सा तालाब जो 8 या 10 लाख में बन जाना चाहिए था उस पर 1 करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुके हैं, लेकिन वो तालाब बन ही रहा है। और मेरे अंदर ये डाउट आ चुका है कि इस तालाब के निर्माण के नाम पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोकल ऑफिसर्स या लीडर्स हैं वो करप्शन कर रहे हैं। तो मैं एक एप्लीकेशन डाल सकता हूं सरकार के पास कि भाई ये तालाब बनाने का ठेका कब दिया गया,
किसको दिया गया, इसकी डेडलाइन कितनी थी, इसकी बजट कितनी थी, ये अब तक बना नहीं है तो क्यों नहीं बना है, इसका क्या कारण है, मुझे रिटर्न में सब कुछ चाहिए। तो ये एप्लीकेशन तो मैं लिख दूंगा, लेकिन ये मैं एप्लीकेशन लिखूंगा किसे, ऐसी कोई बॉडी है क्या? जी हां, एक ऐसी बॉडी है जो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसे हम लोग सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कहते हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की तरह हर स्टेट में भी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होती है, और अगर एज एन अवेयर्ड सिटीजन मुझे अगर एप्लीकेशन लिखनी है तो मैं इसी कमीशन को लिखूंगा। एग्जांपल के तौर पे ये जो आपकी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, इसमें एक चेयरमैन होता है और मैक्सिमम इसमें 10 मेंबर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम, यानी कि 10 से कम भी हो सकते हैं। इन सभी का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है एक कमिटी की एडवाइस पर। उस कमिटी में खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं एज अ चेयरमैन, लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, और कोई भी एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होता है जिसको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही नॉमिनेट किया जाता है। और ये जो कमिटी की एडवाइस है वो प्रेसिडेंट पर इन मेंबर्स या चेयरमैन के अपॉइंटमेंट के लिए और रिमूवल के लिए, दोनों के लिए बाइंडिंग होती है। और इसी कमीशन की जिम्मेदारी होती है कि विद इन 60 डेज, यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर मैंने जो आरटीआई में जवाब मांगा है वो जवाब मुझे मिलना चाहिए। अब इसमें एक और चीज समझिए, यहां पर कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं। आप सरकार से हर चीज के बारे में नहीं पूछ सकते। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है, जो सरकार किसी को भी नहीं बता सकती। अब कल के दिन आप आरटीआई में ये नहीं कह सकते, प्राइम मिनिस्टर से ये नहीं पूछ सकते कि भाई आप मुझे ये बताइए कि इंडियन गवर्नमेंट और डिफेंस मिनिस्टर ने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब कहां कहां पर रखे हैं, या न्यूक्लियर पावर को लेके वॉरफेयर में इंडियन गवर्नमेंट के क्या प्लानिंग है। दिस कैन नॉट बी एक्चुअली टोल्ड, क्योंकि बहुत सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, ये नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा सकता है। या फिर मैं डिफेंस मिनिस्टर को या होम मिनिस्टर को ये आरटीआई में नहीं लिख सकता कि पाकिस्तान में आपने जो रॉ का एजेंट भेजा है इंडिया का, मुझे उसका नाम बताओ। दिस कैन नॉट बी रिवील्ड। जो चीजें डायरेक्टली आपसे रिलेटेड हैं और जो नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं जाती हैं, उसका जवाब आपको आरटीआई में देखने को मिलेगा। अब ये आरटीआई एक्ट आया तो था 2005 में, लेकिन 2019 में इसका अमेंडमेंट भी हुआ है। लेकिन हर बार जब हम अमेंडमेंट को देखते हैं तो रिफॉर्म या सुधार की तरह देखते हैं। इस बार जो ये अमेंडमेंट 2019 में आया, हम इसे सुधार या रिफॉर्म की तरह नहीं देख रहे हैं, ये एक नेगेटिव अमेंडमेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है कि लोगों में जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, आरटीआई के लिए अवेयरनेस बढ़ती गई, तो सरकार की कई बार करप्शन की पोलें भी खुलती गई। अब सरकार जो है यहां पर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को दबाना चाहती है, इस तरीके से दबाना चाहती है कि भाई जो लोग तुमसे अगर कोई ऐसा सवाल पूछे जिसके जवाब में सरकार के करप्शन या सरकार की इनकैपेसिटी या इनकैपेबिलिटी के बारे में पता चल रहा है, तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो बाहर नहीं जानी चाहिए। अब इसके लिए यहां पर 2019 में बड़ा ही नेगेटिव किस्म का अमेंडमेंट जो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में और आरटीआई एक्ट 2005 में किया गया था। समझने की कोशिश करते हैं कैसे। 2005 में यह कहा गया था कि जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के मेंबर या चेयरमैन होंगे उनका टेन्योर 5 साल का होगा, और बाद में फिर 2019 में अमेंड करके कह दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इनका टेन्योर कितना होना चाहिए। अब ये कितनी गलत बात है इसको समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए कि आप और मैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में काम करते हैं। इस देश के जो 150 करोड़ लोग हैं, वो जो अपने टैक्स का पैसा जहां भर रहे हैं वो कहां पर खर्च हो रहे हैं, इससे रिलेटेड वो हमसे सवाल पूछते हैं और हम बड़ी ईमानदारी से उनका जवाब दे रहे थे। लेकिन यहां पर सरकार ने क्या बोला कि देखो ऐसा है कि हम ना तुम्हारा टेन्योर कम कर रहे हैं। पहले तो क्या आपके मेरे पास और आपके पास सिक्योरिटी थी कि 5 साल तो हमारी नौकरी कहीं नहीं जा रही है, लेकिन सरकार ने क्या बोला कि अब तुम्हारा टेन्योर 5 साल नहीं रहेगा, अब तुम्हारा टेन्योर उतना रहेगा जितना हम बोलेंगे। यानी कि अगर आपने और मैंने सरकार के खिलाफ कोई जवाब दे दिया आरटीआई में किसी एक आम नागरिक को, तो गवर्नमेंट तुरंत डिसाइड कर सकती कि तुम्हारा टेन्योर अब 2 दिन का है, 4 दिन का है, 1 हफ्ते का है, 10 दिन का है, 1 महीने का है, 2 महीने का है। तो आप और मैं डर के मारे, ब्लैकमेल होने के चक्कर में क्या करेंगे, वो सही जवाब उस पब्लिक को नहीं देंगे जो हमारी ड्यूटी है। यानी कि आरटीआई का एक तरीके से गला घोटा गया इस अमेंडमेंट में। या फिर दूसरी चीज आप यहां पर यह देखिए कि पहले जो सैलरी रखी गई थी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की, उनके लिए यह बोला गया था कि जितनी इलेक्शन कमिश्नर की होती है उतनी आपकी रहेगी। बाद में यह कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कितनी सैलरी होनी चाहिए। यानी कि अगर मेरी सैलरी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हुए और आपका मेंबर होते हुए पहले 1.5 लाख रुपए थी, तो हम आराम से खा पी रहे थे और ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे। अगर हमने सरकार के खिलाफ किसी भी आरटीआई में जवाब दे दिया तो सरकार जो है पैसे के नाम पर हमें धमका सकती है, वो भी कानूनी तौर पर। कल के दिन सरकार बोल रही थी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है उसकी सैलरी 5 रुपए, अब 5 रुपए में महीना भर काम करो। तो यानी एक तरीके से सर आप मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं ना कि मैंने अगर आपके हिसाब से काम नहीं किया तो आप मेरी सैलरी काट लेंगे। तो ये जो है बेसिकली
आरटीआई एक्ट में जो अमेंडमेंट किया गया है वो एक्चुअली में डेमोक्रेसी के अगेंस्ट गया है, क्योंकि आरटीआई जो है एक बहुत ज्यादा पावरफुल वेपन है लोगों के पास। कई सारे आरटीआई एक्टिविस्ट ने न जाने कितने कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं जिससे इस देश का और सिस्टम का भला भी हुआ है। खैर, अब इस आरटीआई को इंप्लीमेंट करने के लिए जब हम जाते हैं तो हमें काफी ज्यादा चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। एक तो होते हैं डिमांड साइड चैलेंज जो लोगों की तरफ से होते हैं, और एक होता है सप्लाई साइड चैलेंज जो गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की तरफ से होता है। डिमांड साइड चैलेंज की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली प्रॉब्लम यह है कि लोगों में आज भी आरटीआई को लेकर बहुत ज्यादा अवेयरनेस या जागरूकता नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि आरटीआई का मतलब क्या होता है और किस तरीके से वो अपने राइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर कई लोग बेसिकली इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है कि उन्हें एप्लीकेशन बनाना आए कि मतलब क्या लिखें, ड्राफ्ट क्या करें। दे डू नॉट हैव दैट मच ऑफ आइडिया। तो एक तो अवेयरनेस की भी प्रॉब्लम और एक एजुकेशन की भी प्रॉब्लम आ जाती है। वहीं पर लैक ऑफ प्रोटेक्शन वाली भी चीज होती है। कई बार आप देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आरटीआई एक्टिविस्ट होते हैं, जिनका बेसिकली काम ही यही होता है कि सरकार पे कंटिन्यूसली सवाल उठाना, उनकी जान को हमेशा खतरा बना होता है। अब विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट भी है हमारे पास, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है, ये बात भी आप और मैं जानते हैं। उसके अलावा आरटीआई का कई बार मिसयूज भी किया जाता है। कई बार कुछ लोग जो है किसी और से बदला लेने के लिए भी आरटीआई का इस्तेमाल कर देते हैं। और एक साइकोलॉजिकल बैरियर इंडियंस में देखने को मिलता है। इंडियंस का एक एटीट्यूड होता है, हमें क्या, तो हम क्या करें, हमें क्या लेना देना उस चीज से, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। ये जो साइकोलॉजिकल बैरियर है इंडियंस का, ये भी एक आरटीआई के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। यहां तक कि सप्लाई साइड चैलेंज में भी हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट को भी कई बार बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है, जैसे कि फाइल मेंटेनेंस। पहले तो ऑफलाइन होता था ये एक टाइम पे, आज तो फिर भी ऑनलाइन है, लेकिन ऑनलाइन में भी इतना डेटा मेंटेन करना एक बहुत टफ चैलेंज है। प्लस स्टाफ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो बहुत ज्यादा ट्रेंड नहीं है, क्योंकि वहां पर आपके सीनियर आईएएस ऑफिसर बैठे होते हैं, दे आर नॉट दैट गुड विद टेक्नोलॉजी। नए लोग अभी वहां पर पहुंचे नहीं है, तो स्टाफ की ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हुई है। प्लस कॉलोनियल एटीट्यूड जो है वो ब्यूरोक्रेसी का आज भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहां पर कई सारे ब्यूरोक्रेट्स जो टॉप लेवल पे सेक्रेटरी रैंक पे होते हैं, दे आर लाइक कि ये लोग आम नागरिक कौन होते हैं हमसे सवाल पूछने वाले। दे एक्चुअली डोंट रियलाइज कि सर आपको सैलरी इसीलिए मिल पा रही है क्योंकि ये आम लोग अपना टैक्स पे कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आरटीआई जब आया था तो अपने साथ एक नई उम्मीद लेकर आया था 2005 में। 2015, 16, 17, 18 तक बहुत बेहतरीन तरीके से काम भी किया था आरटीआई ने, लेकिन 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट जो इसमें अमेंडमेंट लेकर आई है, उससे आरटीआई की जड़ें सच में बहुत ज्यादा कमजोर हुई हैं। तो आपको क्या लगता है, आरटीआई में जो ये चेंजेस किए गए हैं 2019 के लिए, वो इस देश के लिए, की डेमोक्रेसी के लिए और आपके राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए खतरा है या नहीं? अगर हैं तो क्यों, और अगर नहीं है तो क्यों? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। और इसी तरीके के टफ टॉपिक्स को अगर आपको डिटेल में और आसान भाषा में समझना है, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और इजी बना सकता है, सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड विद आईएएस ओरिजिन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।